स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसून एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि गुमजू का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। उसे इमरजेंसी में ले जाया जाता है। वहीं पर हम रिशियो के राइट हैंड शिनशियो को देखते हैं। वो सिचुएशन की अच्छे से जांच कर लेता है तो वो आगे जाते ही ट्रक के नंबर प्लेट्स को बदल देता है। जिसके बाद उसके पास रिशियो का कॉल आता है और वो उसे पूछता है कि उसे कौन से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वो बताता है गुमजू हॉस्पिटल। जिसके बाद रिशियो कहता है तो हॉस्पिटल भी उसकी है, ध्यान रखना वो बच ना पाए। ये सारी बातें वो नामसून के सामने ही कर रहा था। इसके बाद शिनशियो जैसे ट्रक को आगे लेकर जाता है तो ट्रक के टायर पंक्चर हो जाते हैं और आकर देखने पे पता चलता है ये किसी ने जानबूझकर किया था। हिशिक भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है पर उसे गुमजू से मिलने नहीं दिया जाता। वही हम गिलजुंग को भी देखते हैं जो अपने पति को एडमिट कराने आई थी। वो दर्द से चिल्ला रहा था तो गिलजुंग कहती है गला फाड़कर चिल्लाने की क्या जरूरत है, और एक बार भी चिल्लाए तो फिर से मारूंगी। नामसून को देखते हैं, वो रिशियो से कहती है गुस्से में आकर किसी को मरवा देना मैं इसे ठीक नहीं मानती। रिशियो कहता है मैंने समझा था कि तुम मेरा साथ दोगी पर मैं गलत था। फिर नामसून बहुत ही सोच समझकर जवाब देती है। वो कहती है बिल्कुल नहीं, आप जैसा चाहे वैसा ही होगा। क्या आपने सच में उस औरत को मार दिया? रिशियो कहता है अभी कंफर्म नहीं हुआ, जैसे ही होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और अगर आज नहीं मरी तो कभी और मरेगी। तब नामसून पूछती है क्या तुमने मुझे इसी काम के लिए रखा था? रिशियो उसके पास आकर कहता है तो क्या तुम किसी की जान नहीं ले सकती? नामसून कहती है हाँ ले सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ शियो। वही हॉस्पिटल में गिलजुंग को देखते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसके हस्बैंड के बैक में फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पर स्क्रू डलवाना होगा। गिलजुंग कहती है स्क्रू की जगह पूरा रॉड ही डाल दो पर फिर से उन्हें चलने फिरने के लायक बना दो, मेरे लिए तो यही काफी है। फिर डॉक्टर कहते हैं चिंता मत कीजिए वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। गिलजुंग को बताते हैं तुम्हारी बेटी कैसी है? वो भी यहाँ पर अभी अभी भर्ती हुई है, पर इसके बारे में गिलजुंग को नहीं पता था। जैसे ही उसे पता चलता है वो गुमजू से मिलने के लिए चली आती है। गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। गिलजुंग बताती है कि मैं उसकी माँ हूँ, पर फिर भी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे तो गिलजुंग दोनों को उठाकर पटक देती है। अंदर जाती है तो वो देखती है कि गुमजू की बहुत ही बुरी हालत है। वो फूट फूट कर रोने लगती है कि तुम्हारी ये हाल किसने कर दी? बताओ बेटी, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करती हूँ और जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया होगा मैं उसे मसल कर रख दूंगी। भी उसके पास गुमजू का कॉल आने लगता है और वो कहती है देखो इस वक्त भी तुम मुझे कॉल कर रही हो। जैसे ही वो कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से गुमजू बात कर रही थी। गिलजुंग उससे पूछती है ये क्या नाटक लगा रखा है? अगर तुम यहाँ हो तो ये कौन है? गुमजू कहती है आपको क्या लगता है? वो हान गुमजू की डमी है। आगे हम नामसून को देखते हैं और पता चलता है ये सब गुमजू के ही प्लान का हिस्सा था। नामसून उनसे कह रही थी, अब रिशियो को उकसा रही थी। रिशियो खतरनाक आदमी है, अगर वो कुछ कर देगा तो क्या होगा? अब गुमजू ने उससे कहा हमारी माँ स्ट्रॉन्ग और नेक दिल की ही नहीं बल्कि बुरे लोगों को पहचानने में भी माहिर है। अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहे तो हम रिशियो को कभी नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए हमें कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। रिशियो को उकसाना मेरे प्लान का ही हिस्सा है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। इसके बाद नामसून के पास मैसेज आ जाता है और गुमजू लिखती है कि प्लान कामयाब रहा, ये चूहा हमारे जाल में फंस चुका है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जानकर नामसून रिलैक्स फील करती है और कहती है मम्मा आप कमाल के हो। फिर वो टैब को रिशियो समझकर कहती है रिशियो तुम अपने आप को 30 मार का समझते हो, तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इसके बाद वो टैब को ही मोड़ देती है। तभी यहाँ पर मिस बेक आती है। ये टैप खुलता है, सारा पानी उसके ऊपर आने लगता है। सुन फिर से उसे मस्का लगाना शुरू कर देती है कि आपको तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है। फिर वो बातों ही बातों में पूछने लगती है CTA 455 ये पैकेज कहाँ पर मिलेगा? और मिस बेक कहती है सभी पैकेज की तरह वेयर हाउस में ही होगा। नामसून पूछती है पर कौन से सेक्शन में होगा? क्या पता रिशियो सर इनके लिए अलग सेक्शन रखता हो। मिस बेक कहती है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ये सब मिस्टर हियो ही जानते हैं। जिसके बाद नामसून वेयर हाउस आ जाती है और यहाँ पर देखते हैं सारे डब्बे नीचे पड़े हुए थे और ये रिशियो का काम था। उसने गुस्से में आकर बॉक्स के स्टैंड को तोड़ दिया था। मैनेजर हियो उसके पास आते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इससे जॉब बदली है, तुम भी बदल गई हो। नामसून कहती है हाँ पर तुम बिल्कुल नहीं बदले। पर मैनेजर हियो कहते हैं मुझे तुम्हारी बात मानकर 100 एग नहीं खाने चाहिए थे, तुमने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। तब नामसून कहती है ऐसे किसी की बातों को मान नहीं लेना चाहिए, वैसे यहाँ पर क्या हुआ था? मिस्टर हियो कहते पता नहीं, किसी ने बॉक्स के स्टैंड को तोड़ दिया है, मैं तो बॉस के कहने पर चुप हूँ। वैसे तुम यहाँ पर फिर से क्यों आई हो? तभी उसकी नजर उस पैकेज पर जाती है जिस पर 4885 लिखा हुआ था। वो पूछती है इस पैकेज में क्या है? मैनेजर हियो कहते हैं मुझे नहीं पता और तुम्हें क्या मतलब है, यहाँ से चली जाओ। आगे पुलिस स्टेशन में देखते हैं योंग ताक उन सभी को बताता है कि थोगो ड्राइवर की मौत भी इसी ड्रग से हुई थी। उसकी रिपोर्ट में लिखा था कि वो एक ड्रिंक पिया करता था और उस ड्रिंक में भी ड्रग्स था, यानी कि ड्रग्स को अलग अलग फॉर्म में और नाम देकर बेचा जा रहा है, तो वो कोई भी चीज हो सकती है।
इसके बाद जिनसुक उन्हें बुलाता है और कहता है कि उस ट्रक के नंबर प्लेट के बारे में पता चल गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं कि पल भर में उस नंबर प्लेट को कैसे बदला। ये सबूत काफी है कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं दिख रहा। आगे हम हॉस्पिटल में गिलजुंग को देखते हैं। गुमजू चुपके से उसे रूम के अंदर खींच लेती है और फिर गिलजुंग उसे पूछती है ये सब क्या चल रहा है, अपने ही हॉस्पिटल में तुम्हें चुपके रहने की क्या जरूरत है। तब गुमजू बताती है कि माँ, मैं इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक खेल का हिस्सा हूँ। आप बस ये समझिए कि मैं बुराई के खिलाफ जंग लड़ने वाली हूँ। गिलजुंग कहती है इन सबको छोड़ो और अपने खेल पर ध्यान दो। पता नहीं नाम इनको क्या हो गया है और वो कई दिन से कैफे में भी नहीं आ रहा है। तब गुमजू कहती है चिंता की कोई बात नहीं है, वो इस बार सीरियस होकर डाइट कर रहा है। फिर गिलजुंग उससे पूछने लगती है तुम्हें पेशेंट बनने के नाटक करने की क्या जरूरत है। और तब हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जब गुमजू जा रही थी तो उसने पहले ही देख लिया था कि कोई ट्रक उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने हिशिक को कॉल करके इसके बारे में बताया और कहा आगे आने वाले सीसीटीवी कैमरास पर पूरी नजर रखना कि ये ट्रक इसके बाद कहाँ जाती है। हिशिक ने उनसे पूछा पर आपके सिक्योरिटी का क्या होगा, और फिर गुमजू ने कहा इसकी चिंता तुम मत करो, की व्यवस्था मैंने पहले ही कर ली है। और जब वो ट्रक गुमजू के कार को ठोकने वाला था उससे पहले ही मिस्टर पार्क ने आकर सड़क पर नुकीली चीजें बिछा दी थी, और जैसे ही वो गुमजू के कार से टकराया तो गुमजू सेफ्टी के साथ पहले ही रेडी थी। और जब शिनशियो ये कंफर्म करने आया तो गुमजू सिर्फ एक्सीडेंट होने का नाटक कर रही थी। फिर गुमजू कहती अब मुझे जाना होगा, पर माँ आपसे एक सवाल है, डैड की अभी सर्जरी होने वाली है। आपने बचपन में हमें सिखाया था कि अगर हम अपने शक्तियों का गलत यूज करेंगे तो हम अपनी पावर खो देंगे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। तभी गिलजुंग एक केन को अपने हाथ से मोड़ देती है और कहती है देखा, ये शक्तियाँ मेरे पास ही है। हमारे डैड हमें छोड़कर चले गए थे तो उसकी सजा तो उन्हें मिलनी थी, तो इससे साबित होता है कि मैंने सही किया। फिर हम जुंगना को देखते हैं। प्लान के मुताबिक वो हर वेबसाइट में मैसेज छोड़ देती है कि मिस गुमजू मैम का एक्सीडेंट हो गया है, फिलहाल वो बेड रेस्ट में है और जिसको भी कोई भी सवाल या फिर कुछ काम हो तो इस वेबसाइट पर मैसेज करे। आगे हम मिस मैरी को हेरिटेज क्लब में देखते हैं। कह रही थी सभी जगह तुमने ध्यान से देख लिया ना, क्योंकि हमारा बिजनेस तो एंटीडोट का ही है। दरअसल ये बड़े बड़े क्लाइंट को ड्रग्स की लत लगवाते हैं और जब उनकी हालत मरने के कंडीशन में आ जाती है तो वो उनके सामने एंटीडोट का ऑफर रखते हैं जिसकी कीमत मुंह मांगी होती है और यही इनकी इनकम करने का मेन सोर्सेस है। दूसरी तरफ इनकी सारी बातें माइक्रो स्पीकर से हिशिक सुन लेता है। वही हम नामिन की हालत खराब देखते हैं। बोंगो उसके लिए बहुत ही परेशान था और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उसका पूरा ध्यान रखे। ना का जब सारा काम हो जाता है तो वो कॉल करके गुमजू को इसके बारे में बता देती है। तभी यहाँ पर ग्युमडोंग आता है जो बहुत ही उदास लग रहा था। तो जोना से आकर कहता है मेरे डैड 10 साल बाद हमसे मिलने आए थे पर मेरी माँ ने उन्हें उठाकर पटक दिया और अब उनकी सर्जरी हो रही है। तब जुंगना कहती है तो इस वक्त आपको वहाँ पर होना चाहिए। ग्युमडोंग कहता है मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ तक जा सकूँ, क्या आप प्लीज मुझे वहाँ पर लेकर जाएंगी। तब जुंगना कहती है मैं वहाँ पर क्यों लेकर जाऊँ, जा सकते हो तो जाओ वरना यहीं पड़े रहो। और फिर गुमडोंग यहीं बैठकर रोने लगता है। आगे मिस्टर ब्रैड को देखते हैं। वो बैठकर उसी फोटो को चिपका रहा था। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आता है और बताता है कि अभी अभी पता चला है मिस गुमजू का एक्सीडेंट हो गया है, को भी उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। मिस्टर ब्रैड कहते हैं दूसरों के काम में टांग अड़ाएगी तो यही होगा, पर मैं उससे क्यों मिलने जाऊँ। उसका मैनेजर कहता है क्योंकि हाल ही में आप उनसे मिले थे और आपको याद नहीं आपने कैसे उनको ऑफिस से निकलवाया था। अगर उन्हें कुछ होता है तो शक आप पर भी आएगा। फिर मिस्टर ब्रैड इसके बारे में सोचने लगते हैं। वही हम नामसुन को देखते हैं। पेकस तक पहुंचने के लिए उसके दिमाग में अजीबोगरीब प्लान चल रहे थे। वो सोच रही थी क्यों ना वो मैनेजर हियो को जाकर आई लव यू कह दे। अगर वो ऐसा करेगी तो क्या पता वो उसे पैकेज के बारे में बता दे। फिर वो सोचती है नहीं ये काम नहीं करेगा, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। तभी उसके पास शियो का कॉल आता है। उसके ऑफिस आने लगती है। तभी वो देखती है कि शियो एक ड्रिंक को पी रहा था जो ब्लू कलर में है। के बाद रिशियो नामसुन को अंदर बुलाता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी। नामसुन मन ही मन कहती है अब इस कमीने के साथ डिनर करने भी जाना होगा। फिर वो कहती है ठीक है, तो क्या हम मंगोलिया खाना खाने जा सकते हैं। और दूसरी तरफ से हिशिक इनकी बातें सुन रहा था। वो कहता है एक साथ दो जगहों की बातें सुनने से मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा। योंगताक उसके पास आता है और कहता है लाओ एक मैं सुन लो। उसके बाद वो कहता है इस रिशियो को देखो, वो नामसुन को कैसे देख रहा है, ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करता है। सुनते ही हिशिक की जलन का बटन ऑन हो जाता है और कहता है वो पागल भला उसे क्यों लाइक करेगा। तभी योंगताक कहता है तुम पागल किसे कह रहे हो, एजेंट नामसुन को या फिर इस रिशियो को। तभी रिशियो नामसुन के कंधे पर हाथ रख देता है और ये देखकर हिशिक और भी जलने लगता है और कहता है कमीने उसके कंधे से हाथ हटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, अभी के अभी हाथ हटा वरना तेरी खैर नहीं। तभी योंगताक कहता है लगता है इस बार तो जलकर भुन ही जाएगा। आगे हम गुमजू को देखते हैं। उसके पास मिस्टर ब्रैड का मैसेज आता है। वो पूछ रहा था आप इस वक्त कहाँ पर हो।
गुमजू कहती है ऋषियों के लिए जितना जाल फैला रही हूँ वो उतना दूर जा रहा है और ये मुझे मैसेज कर रहा है, और हो सकता है कि मिस्टर ब्रैड भी ऋषियों के लिए काम करता है तो ये भी चलेगा। इसके बाद वो गुमजू की सेक्रेटरी बनकर उसे मैसेज भेज देती है। तो यहाँ पर उसके डैड को लाया जाता है जिनकी अभी अभी सर्जरी हुई है। देर बाद यहाँ पर ग्युमडोंग भी पहुँचता है। आते ही उनका पैर पकड़कर रोना शुरू कर देता है। ग्युमडोंग कहता है पापा को इस हालत में छोड़कर इस वक्त माँ कहाँ होगी। वही हम गिलजुंग को मिस्टर शियो के साथ देखते हैं। उसने मिस्टर शियो को सब बता दिया था। वो बहुत ही उदास थी क्योंकि वो मिस्टर शियो के साथ आगे बढ़ चुकी है और ना जाने अब उनके रिश्ते का क्या होगा। मिस्टर शियो उनका हाथ थामते हुए कहते हैं गिलजुंग तुम जो करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये हम नामसून और ऋषियों को देखते हैं। वो दोनों साथ में बैठकर मंगोलिया फूड खा रहे थे। नामसून उससे पूछने लगती है ऋषियों तुम कहाँ से आए हो, मेरा मतलब है तुम पहले कहाँ रहते थे। तो ऋषियों बताने लगता है कि शायद कोरिया से, पर मैं 5 साल की उम्र में रशिया चला गया था। फिर नामसून कहती है इसका मतलब तुम्हें भी किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम किसी जंगल में या फिर छोटे परिवार में पले बड़े होंगे। ऋषियों हंसते हुए कहता है अगर ऐसा ही होता तो अच्छा होता। फिर ऋषियों उससे पूछने लगता है तेसेक तुम अपने बारे में बताओ, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो। फिर नामसून कहने लगती है हमारे परिवार में ऐसा ही है, मेरी माँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो यहाँ पर अपनी फैमिली का असली राज नहीं बताती और बात को पलटते हुए कहती है मंगोलिया में मेरी माँ बहुत तरह की चीजें खाया करती थी जिसके कारण वो भी स्ट्रॉन्ग है और मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर ऋषियों कहता है तेसेक मुझे तुमसे जलन होती है, तुम बचपन से ही स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें अच्छा परिवार भी मिला। दूसरी तरफ इनकी बातें ऋषि की पूरी टीम सुन रही थी। योंगताक कहता है ये ऋषियों आजकल बहुत ही हैंडसम दिखने लगा है। ऋषि कहता है सर आप ये क्यों कह रहे हैं, उसके चेहरे से ही पता चलता है कि वो ड्रग्स ले रहा है। फिर योंगताक कहता है ड्रग्स ले रहा है इसलिए तो स्मार्ट दिखता है और हमारी नामसून भी बहुत टैलेंटेड है, लाइफ में बहुत आगे तक जाएगी। फिर योंगताक उन्हें अपने सीनियर के बारे में बताने लगता है। उनके सीनियर ये कहकर गए थे कि वो भोपाल की यूनिट के हेल्प के लिए जा रहे हैं। वहाँ के चीफ से पता चला वो वहाँ पर नहीं है और हम डोंगसुक को समुद्र के किनारे देखते हैं। पानी की तलब में समुद्र के अंदर जाने लगता है। तो ऐसा करते हुए देखकर कुछ लोग उसे बचाने आते हैं पर डोंगसुक उन्हें उठाकर फेंकने लगता है। तब एक साथ बहुत सारे लोग आकर उसे किसी तरह पानी से बाहर लाते हैं और कहते हैं पुलिस को फोन लगाना होगा। इसके बाद वो देखते हैं वो खुद ही एक पुलिस ऑफिसर है। फिर डोंगसुक खुद ही खड़ा होता है और दूसरी साइड जाने लगता है। वही ऋषियों के पास उसके क्लाइंट का कॉल आता है और ऋषियों अपने क्लाइंट को पैकेज की डिटेल देने लगता है। सुन ये सुनकर अपना हाथ ऐसे आगे कर लेती है ताकि दूसरी तरफ से ऋषि की टीम सब कुछ अच्छे से देख सके। खाना खाने के बाद ऋषियों नामसून से कहता है जैसे आज मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा। और ये सुनते ही नामसून की सिट्टी बिट्टी गोल होने लगती है। वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी हीशिक का मैसेज आता है और वो कहता है तुम मेरे घर चले जाना, पासवर्ड तुम्हें पता है। फिर जाकर नामसून रिलैक्स हो जाती है। आगे नामसून लाइट्स को देखकर कहने लगती है कि आज कितनी रोशनी हो रही है। अब ऋषियों कहता है तुम्हें पता है इतनी रोशनी क्यों की जाती है। दरअसल रात को कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो सबसे छिपा कर किए जाते हैं और उन्हें ढकने के लिए ये चकाचौंध की जाती है। फिर नामसून कहती है पर ये असली रोशनी नहीं है, मैं अच्छे रोशनी और बुरे रोशनी में फर्क जानती हूँ और मुझे अच्छी रोशनी पसंद है। ऋषियों उससे पूछने लगता है मैं तुम्हें कौन सी रोशनी वाला लगता हूँ। नामसून मन ही मन कहती है बहुत ही सोच समझकर जवाब देना होगा। आगे से ऋषियों ही बोल पड़ता है बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया। नामसून मुस्कुरा देती है और कहती है रोशनी असली हो या नकली ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम कितने लगन से काम करते हैं कि घर के बाहर पहुँच जाते हैं। और ऋषियों से पूछता है कि ये तुम्हारा घर है। नामसून कहती है फिलहाल मैं अपने दोस्त के साथ रहती हूँ। फिर ऋषियों दूर से ही उसका घर देखकर चला जाता है। रास्ते पर जाते वक्त ऋषियों नामसून की बातों को याद कर रहा था कि रोशनी असली हो या नकली ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम कितने लगन से काम करते हैं। फ्लैशबैक में देखते हैं ऋषियों का बचपन इतना आसान नहीं था। उन्हें बचपन से ही कठोर बनना सिखाया जाता था। अगर अपने ही ग्रुप में कोई धोखेबाजी करे तो उसकी जान लेना ही माफिया ग्रुप का असूल है। ऋषियों को अपने लिए अफसोस होता है। आगे हम हॉस्पिटल में देखते हैं गुमजू के डैड को होश आ गया था और वो अपने दोनों बच्चों को देखकर इमोशनल होकर कहने लगते हैं बच्चों तुम दोनों इतने बूढ़े कैसे हो गए। फिर ग्युमडोंग पूछने लगता है डैड आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे। तब पता चलता है कि उसके डैड नामसून को ढूंढने के लिए मंगोलिया गए थे। नामसून को आसमान और तारे पसंद थे इसलिए वो मंगोलिया के तिब्बत लासा के सबसे ऊपर वाले जगह चले गए जहाँ पर वो गुरु से मिले और वहाँ का वातावरण ने उन्हें बहुत ही आकर्षित किया और फिर वो ध्यान में चले गए। सालों बीतने के बाद उन्हें याद आया कि उन्हें कोरियन फूड ही जमता है इसलिए वो कोरिया लौट आए। फिर गुमजू कहती है इसका मतलब आप नामसून को ढूंढने के लिए गए थे, मतलब अब हमेशा के लिए हमें छोड़कर नहीं गए थे। पर खुशखबरी की बात यह है कि नामसून हमें मिल चुकी है। ये सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच में हमारी नामसून मिल चुकी है, यानी कि मेरी प्रार्थना रंग लाई। ग्युमडोंग कहता है और इसकी वजह से माँ आपसे बहुत ही नाराज है। डैड कहते हैं तुमने सही कहा
पर अब मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं गिलजुंग के साथ खुशी से रह सकता हूँ। पर उसे क्या पता, गिलजुंग तो उसके हाथ से निकल चुकी है। वो दोनों भी कुछ नहीं कहते और चुप ही रहते हैं। वही हम ऋषियों के घर में देखते हैं। नामसून अंदर आकर पानी पीती है और फिर उसे फ्रिज में जो भी मिलता है वो खा लेती है। उसके बाद वो थककर सोफे में ही सो जाती है। देर बाद यहाँ पर हिशिक आता है और वो देखता है कि नामसून तो सो गई है। उसके मुंह में कुछ लगा हुआ था तो हिशिक उसे देखने लगता है। तभी नामसून अपनी आंखें खोलती है, उसे अचानक देखकर उठने लगती है। तभी उनकी किस भी हो जाती है। इसकी वजह से दोनों शर्माने लगते हैं और हिशिक कहता है, तुम्हारे मुंह में कुछ लगा हुआ था, मैं वही देख रहा था। वैसे तुम क्या खा रही थी? तभी ऋषियों का मैसेज आता है, उसने गुड नाइट लिखा था। फिर नामसून उससे कहती है कि ऋषियों वो ड्रग्स लेता है और वो स्ट्रॉन्ग भी होते जा रहा है। मैंने उसे ब्लू कलर की ड्रिंक पीते हुए देखा है। वो ड्रग्स लेने के बाद भी नॉर्मल कैसे है? वो पानी भी नहीं पीता। तब हिशिक कहता है, लगता है वो एंटीडोट लेता है। वो लोग एंटीडोट भी बनाते हैं। तब नामसून कहती है, कल वो पैकेज डिलीवर होने वाला है और हिशिक कहता है उसे हमें निकालना होगा। आगे हिशिक खाना खा रहा था तो नामसून कहती है, टेस्टी लग रहा है, क्या एक बाइट मिल सकता है? हिशिक उसे अपने पास बैठने को कहता है और कहता है सिर्फ एक बाइट ही मिलेगा। और जैसे ही नामसून बाइट के लिए तैयार रहती है, हिशिक उसे किस कर देता है और कहता है अब जाओ, एक ही बाइट मिलेगा। नामसून भी कहती है बहुत ही डिलीशियस था। दूसरी तरफ रीवा को गुमजू के गोल्फ होटल में काम दे दिया जाता है और उसकी रहने की व्यवस्था भी की जाती है। जुंगना उससे कहती है, तुम्हें और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आगे हम मिस्टर ब्रैड को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो गुमजू से मिलने आया था। जुंगना भी गुमजू के पास आकर उसे बाहर की सारी खबरें देती है। बताती है कि उसके कहने पर रीवा को वहाँ पर सेट कर दिया गया है। वो उसे ऋषियों के बारे में भी बता देती है कि वो उसे पूछ रहा था कि नामसून ही तेसेक है, पर रीवा ने इसके लिए मना कर दिया था। जानकर गुमजू को खुशी होती है। जुंगना से कहती है उससे कहना कुछ दिन बाद मैं उससे मिलने आऊंगी। जुंगना उसे ये भी बताती है कि मिस्टर ब्रैड हॉस्पिटल वाले रूम में आपसे मिलने आए हैं। वैसे तो पूरी पट्टी से डमी को कवर कर दिया गया है, पर फिर भी अगर वो पहचान लेता है तो क्या होगा? जो कहती है नहीं पहचान पाएगा। वो जितना बेवकूफ लगता है उससे ज्यादा बेवकूफ है। पर यहाँ पर गुमजू गलत साबित होती है, क्योंकि दूसरी तरफ मिस्टर ब्रैड को पता चल जाता है कि ये डमी है। वो अपने मैनेजर को बता देता है कि वो असली गुमजू नहीं है, वो सिर्फ डमी है। समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। का मैनेजर उससे पूछता है, पर आपको कैसे पता चला? दरअसल मिस्टर ब्रैड जब किसी औरत को देख लेते हैं तो वो अपने दिमाग में उनके बॉडी फीचर को अच्छे से फिट कर लेता है। उसने गुमजू के नाक को देखकर पहचान लिया था कि वो गुमजू नहीं है। कि नामसून गुमजू के पास आती है और उसे बताती है मिशन के लिए जा रही है। गुमजू कहती है मुझे पता है, ऑफिसर हिशिक मुझे सारी अपडेट्स देते रहते हैं। फिर वो उससे ऋषियों के बारे में बात करती है कि उसने रीवा से उसके बारे में पूछा था, कहीं उसे शक ना हो जाए, तो इसलिए उसे अभी कुछ दिनों के लिए हिशिक के घर में ही रहना चाहिए। दरअसल गुमजू ऐसा इसलिए भी चाहती है ताकि नामसून जल्द से जल्द अपना पार्टनर भी ढूंढ ले। ये सुनते ही नामसून खड़ी हो जाती है और कहती है, हिशिक अब से तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। और गुमजू कहती है, ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। वहीं दूसरी तरफ हिशिक की टीम भी पूरी प्लान बना लेती है कि कैसे वो उस पैकेज को बाहर निकालेंगे और नामसून को भी सेफली बाहर निकालेंगे। जब हिशिक यहाँ से निकलने लगता है तो वो देखता है कि बोंगो यहाँ पर आए थे। मिस्टर बोंगो उसे वो टेबलेट देते हैं और कहते हैं कि नामिन वेट लूज करने के लिए ये मेडिसिन ले रहा था, पर इसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने खाना खाना बंद कर दिया और बस ज्यादा से ज्यादा पानी पीता रहता है। तुम मेरे लिए ये पता लगा सकते हो कि ये कौन सी मेडिसिन है? ये सुनकर हिशिक को मन ही मन शक हो जाता है। फिर भी वो उस मेडिसिन को जांच के लिए भिजवा देता है। आगे नामसून ऑफिस पहुंचती है और मिस बेग से पूछती है कि आज वो पैकेज कितने बजे डिलीवर होने वाला है। मिस बेग बताती है कि 12:30 बजे वो डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद नामसून वेयर हाउस पहुंचती है और अपने पावर से उस बॉक्स को ढूंढ लेती है। बॉक्स को एक ट्रक के अंदर भरा जाता है और नामसून भी छिपके से उस ट्रक के अंदर चली जाती है। प्लान के मुताबिक हिशिक की गाड़ी उस ट्रक को फॉलो करती है, जिसके बाद वो अपनी अगली चाल चलते हैं। देखते हिशिक ने एक औरत का गेटअप ले लिया था और वो अपनी गाड़ी खराब होने के बहाने उस ट्रक ड्राइवर को रोक लेता है और अपने लटके झटके दिखाकर उस ड्राइवर को मनाने लगता है कि वो उसकी हेल्प कर दे। जब वो ड्राइवर उसकी कार देखने जाता है तो अंदर से नामसून उस पैकेज को खोलती है। फिर पीछे से योंगताक आकर ट्रक का दरवाजा खोल देता है। उस पैकेट में से जैकेट निकला था। नामसून जल्दी से योंगताक को वो पकड़ाकर भागकर निकल जाती है। काम होने के बाद योंगताक हिशिक को भी इशारा कर देता है कि काम हो चुका है, जिसके बाद वो उस जैकेट को घर ले आते हैं। जैकेट को पूरी तरह से चेक करने पर भी कुछ नहीं मिलता। वो जैकेट को फाड़ कर देखते हैं और अंदर से फर निकलते हैं। फिर हिशिक उस फर को पानी में घोल कर देखता है। कुछ ही सेकंड में वो फर घुलकर
पाउडर में बदल जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि डुगो कंपनी ड्रग्स बेच रही है। दूसरी तरफ हेशिक के पास उस मेडिसिन की भी रिपोर्ट आ जाती है और पता चलता है दूध वाले बोतल में जो ड्रग्स मिला था ये वही ड्रग्स है। ये जानते ही हेशिक गुमजू को कॉल करके इसके बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि नामिन वेट लूज के लिए जो दवाई ले रहा था वो दवाई नहीं ड्रग्स है। और ये जानकर गुमजू बिल्कुल हिल जाती है। वही नामसुन भी रिशियो के पास दौड़कर पहुंचती है और रिशियो से पूछता है तुम कहाँ पर थी, मैंने तुम्हें इतने कॉल किए। नामसुन बताती है मैं किसी काम के लिए चली गई थी। जिसके बाद रिशियो उसके क्लोज आने लगता है। जैसे ही वो उसके क्लोज आता है तो नामसुन गिरने वाली थी और रिशियो उसे पकड़ लेता है। फिर वो उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी। हेशिक भी ये सब देखकर समझ जाता है कि रिशियो के मन में नामसुन के लिए कुछ और है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।